इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, भार की एसआई मात्रक क्या है। तो जो भार का जो एसआई मात्रक है वो है आपका न्यूटन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये भी पता होगा जो भौतिक राशियां होती है, भौतिक राशियां हमारी 7 होती हैं। ठीक है, भौतिक राशियां कितनी होती है? 7 होती है। पहली हमारी कौन सी होती है? पहली होती है हमारी लंबाई। ओके, दूसरे नंबर पर होती है हमारी द्रव्यमान। ठीक है, क्या होती है? द्रव्यमान होती है। तीसरे नंबर पर होती है हमारी समय। ठीक है, क्या होती है? समय होती है। चौथे नंबर पर होती है हमारी क्या? विद्युत धारा। ठीक है, ये भी आप नोट करते जाइए, मैं फैक्ट बताता जा रहा हूँ। विद्युत धारा। पाँचवें नंबर पर होती है तुम्हारी ताप। ठीक है, छठवें नंबर पर होती है आपकी ज्योति तीव्रता। क्या होती है? ज्योति तीव्रता। और सातवें नंबर पर होती है फ्रेंड्स आपकी, सातवें नंबर पर होती है पदार्थ की मात्रा। क्या होती है? पदार्थ की मात्रा। ये 7 भौतिक राशियां होती हैं। ठीक है, अब इनके जो मात्रक होते हैं, मात्रक होता है जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका द्रव्यमान का मात्रक होता है, वो होता है किलोग्राम। ठीक है, क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है। और विद्युत धारा का मात्रक होता है, वो होता है आपका एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पर ये ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का मात्रक होता है केल्विन। और यहाँ पर ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, वो होता है आपका कैंडेला। ठीक है, और यहाँ पर जो पदार्थ की मात्रा का वो मात्रक होता है, वो होता है आपका मोल। ठीक है, ये भी आप नोट करते जाना। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? अगला क्वेश्चन पूछा है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो कौन सा यूनिट है? वो है आपका डेसिबल। क्या वो है? डेसिबल। ठीक है, अब डेसिबल तो है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के हिसाब से, अब जो मनुष्य के अनुसार 45 डेसिबल मतलब 45 डेसिबल 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। कितनी होती है? 45 डेसिबल होती है, जो ध्वनि माध्यम मतलब मनुष्य के लिए सर्वोत्तम होती है। अगर और हानिकारक कितनी होती है? तो हानिकारक होती है 75 डेसिबल से ऊपर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। कितनी? 45 डेसिबल तो मानव के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, मतलब WHO के अनुसार, WHO के अनुसार। ठीक है, और 75 है, 75 वो हानिकारक होती है, मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है 75 डेसिबल। ठीक है, ये भी आप नोट करते जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डेसिबल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। जो प्रकाश वर्ष है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो वो है आपकी दूरी की। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 इंटू 10⁻12। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, ये होता है आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है, ये भी आप नोट करते जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। तो वो क्या प्राप्त करती है? वो करती है आपकी गतिज ऊर्जा। क्या प्राप्त करती है? गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा होती क्या है? तो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों के कारण होती है। ठीक है, ये भी आप नोट करते जाना। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? जो पिंड की गतिज ऊर्जा होती है वो होती है आपकी 1/2 mv²। ठीक है, ये होती है आपकी गतिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, 1/2 mv²। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछा है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो जो मिश्र धातु है वो किसका उदाहरण है? वो है आपका ठोस विलयन का। किसका है? ठोस विलयन का। अब ये विलयन क्या होता है? विलयन होता है दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब दो पदार्थ हैं और दो पदार्थों को मिला दिया जाए तो उसी समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, अब ठोस में ठोस का विलयन, जैसे आपका ठोस में ठोस का विलयन वो क्या कहलाता है? ठोस में ठोस का विलयन वो कहलाता है, जैसे पीतल हुई, पीतल को जैसे तांबा और जस्ता बनाकर क्या हो जाएगा? पीतल हो जाएगी। ठीक है, जैसे गैस में ठोस का विलयन, गैस में, और मैं ठोस को टी से डिनोट करता हूँ, टी। गैस में ठोस का विलयन क्या होता है? वायु में कपूर का विलयन। ठीक है, वायु में कपूर
कपूर का विलयन, ठीक है, वायु में कपूर का विलयन, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है तुम्हारा ठोस में द्रव का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन, ठीक है, ठोस में द्रव का विलयन। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन, ठीक है, थैरिलियम धातु में पारा का धातु का विलयन, ठीक है, ये होता है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो जो निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो वो है आपका निष्क्रियकरण, ठीक है, कौन है, निष्क्रियकरण, ठीक है। इसमें एक से अधिक अनेक नए पदार्थ बनते हैं, इस किसमें, ये निष्क्रियकरण में एक से अनेक पदार्थ नए बनते हैं, जो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन को ही हम अभिक्रिया भी कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन को ही अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे किसी अम्ल और क्षार, मतलब किसी अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे HCl है, ठीक है, HCl है प्लस NaOH है, NaOH है। ये जब HCl है, HCl क्या है, ये अम्ल है, ठीक है, HCl अम्ल है और NaOH ये क्षारक है, क्या है, ये क्षारक है। और जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो ये क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे NaCl, ठीक है, प्लस H2O, NaCl H2O। जब HCl प्लस NaOH अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl और H2O। अब NaCl क्या है, इसमें NaCl लवण है, ठीक है, क्या है, लवण है, और H2O क्या है, H2O ये जल है, ठीक है, क्या है, ये जल है, ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। चलो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है हमसे कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। तो उस क्रिया का क्या नाम है, तो वो नाम है आपका डिपोजिशन। क्या नाम है, डिपोजिशन, जिससे द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें एक संघनन आता है, क्या आता है फ्रेंड्स, संघनन। अब ये संघनन क्या होता है, तो संघनन फ्रेंड्स वो होता है कोई पदार्थ वाष्प से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाए। जैसे वाष्प का जल में परिवर्तन, जैसे भाप का जल में परिवर्तन होना, तो वो क्या कहलाता है, वो संघनन कहलाता है। उसके बाद में आपका ऊर्ध्वपातन आता है। ऊर्ध्वपातन होता है पदार्थ ठोस अवस्था से सीधी गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाना। मतलब कोई पदार्थ है ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाना। जैसे कपूर का जलना, किसका, कपूर का जलना, ये क्या है, ऊर्ध्वपातन है, ठीक है। अब एक और वो आती है इसमें अभिक्रिया, वो आती है आपकी बाष्पीकरण। क्या आती है, बाष्पीकरण आती है। अब ये बाष्पीकरण क्या होती है, बाष्पीकरण होती है पदार्थ तरल द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाता है। जैसे जल का भाप बनना, कोई पानी है, पानी को आप गर्म करोगे, गर्म करने के बाद में वो भाप उड़ती है, वही आपकी बाष्पीकरण कहलाती है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किया था आपके फ्रांसीसी के वैज्ञानिक थे, जो रसायनज्ञ थे, वो थे एंटोनी, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, एंटोनी और लेवो, एंटोनी लेवो एसीए, ठीक है, एंटोनी लेवो एसीए ने ये प्रतिपादन किया था। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, अब द्रव्यमान ये तो हमारा आंसर हो गया। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है।
तो वो किस समूह में रखा गया है, तो इसको भी आप देख लेते हैं। वो समूह है आपका 18 में। किस समूह में रखा गया है? 18 समूह में रखा गया है। तो अफवाहु के नियम से, एक अफवाहु का नियम है, तो अफवाहु के नियम से हम इसे पता करेंगे। अफवाहु के नियम से इसमें 4 भागों में ये संयोजक इलेक्ट्रॉनों के आधार पर तत्वों को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। कितने खंडों में? 4 खंडों। वो कौन कौन से हैं? एस, पी, डी और एफ, ये 4 खंडों में विभाजित किया गया है। तो इन सबको एक एक से देख लेते हैं। तो एस ब्लॉक में देख लेते हैं हम। एस ब्लॉक में आता है वर्ग 1 से वर्ग 1 तथा 2 आता है। कौन से में? ये आता है ब्लॉक एस ब्लॉक में, ठीक है। और ब्लॉक पी में, पी ब्लॉक में कौन आता है? पी ब्लॉक में आते हैं फ्रेंड्स आपके वर्ग 13 से 18, ठीक है। 13 से 18 आते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका ब्लॉक डी। तो ब्लॉक डी में कौन कौन से आते हैं? तो ब्लॉक डी में आते हैं फ्रेंड्स आपके वर्ग 3 से और 12 तक, ठीक है। ये किस में आते हैं? ब्लॉक डी में आते हैं। और एक रह गया हमारा ब्लॉक एफ। कौन सा रह गया? ब्लॉक एफ रह गया है। तो ब्लॉक एफ में कहाँ से आते हैं? तो ब्लॉक में लेंथेनाइड, कौन थे? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व आते हैं इसमें ब्लॉक एफ में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। तो मनुष्य की जो आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है वो किससे? वो लगाया जा सकता है आपके अफ्रीकी मूल से। किससे? अफ्रीकी मूल से। चलिए कैसे? जैसे आधुनिक मानव, अब मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? वो है आपका होमोसेपियंस। क्या नाम है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ये मानव का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो उसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। किसमें हुई थी? अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी, ठीक है। मनुष्य की आनुवांशिकी का पता अफ्रीका मूल के लोगों से लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप इसको आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मूल परिवार से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घोंघा। कौन सा है? घोंघा। अब घोंघा पाया कहाँ जाता है? घोंघा यह तालाबों, पोखरों, नदियों के किनारे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तालाबों, पोखरों, नदियों के किनारे। अब ये रहते कहाँ हैं? जो मंदिरों में बजाए जाने वाले जो शंख होते हैं वो घोंघा उसी में पाए जाते हैं, ठीक है। जो मंदिर में जो शंख बजाए जाते हैं उसी में ये घोंघा पाए जाते हैं। अब और कुछ देख लेते हैं। जैसे जीव है हमारे, जीव, इस जगह पर हमने जीव लिख लिया और इस जगह पर लिख लिया हमने संघ, ठीक है। तो हम एक एक से बात कर लें। जीव और संघ, मतलब पहले नंबर पर आपका केंचुआ है। कौन है? केंचुआ। तो केंचुए किस में आते हैं संघ में? तो वो होते हैं आपके एनेलिडा में। किस में आते हैं? एनेलिडा में आते हैं। दूसरे नंबर पर होते हैं आपके कॉकरोच। क्या होते हैं? कॉकरोच होते हैं। तो कॉकरोच किस में आते हैं? वो आते हैं आपके ऑर्थोपेडा में, ऑर्थोपोडा में, ठीक है। और लास्ट का होता है फ्रेंड्स आपका, लास्ट में कौन सा होता है? स्टार मछली। अब स्टार मछली है, स्टार मछली किस में आती है? तो ये आती है इकाई नोड मिरेटा। किस में आती है? इकाई नोड मिरेटा में आती है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घोंघा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, अगला क्वेश्चन है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो किस में कर दिया जाता है? वो कर दिया जाता है आपका ग्लूकोज में। किस में कर दिया जाता है? ग्लूकोज में। क्योंकि मनुष्य में भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से होता है? शुरुआत वो होता है आपके मुंह से। कहाँ से होता है? मुंह से होता है। तो इस क्रिया में मुंह गुहा होता है, आहार नाल होता है, ग्रहसनी होती है, ग्रसिका होती है, आदि भाग लेते हैं, ठीक है इसमें, ठीक है। तो और पॉइंट नंबर 2 में आपको और बता दूं कि आंत रस में कोई प्रकार के एंजाइम होते हैं, कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और प्रोटीन को एमिनो एसिड में और वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। ये भी आप नोट करते जाना। क्या क्या मैं बताया मैंने? जो कार्बोहाइड्रेट को किसमें? ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, और प्रोटीन को एमिनो में, किसमें? प्रोटीनों को किसमें करता है? एमिनो में परिवर्तित करता है, ठीक है। और यहाँ पर वसा को किस में करता है? वसा को करता है आपको फैटी में,
ठीक है, ये भी आप नोट करते जाना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्लूकोज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा इसमें, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है। जो श्लेष्मा की झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को श्वसन शोध कहा जाता है, मतलब सूजन की श्वसनीय शोध कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको श्वसनीय शोध, इसको श्वसनीय शोध भी बोला जाता है। ठीक है, यह श्वसन की सूजन में संबंधित है। इसमें श्वास की नली में सूजन आ जाती है। किसमें, सांस की, जो हम सांस लेते हैं उस सांस की नली में इसमें सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में समस्या होती है हमें। ठीक है, क्या होती है, जिससे सांस लेने में समस्या होती है। अब हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस एक संक्रामक बीमारी है जो लीवर को संक्रमित करता है। ये किसको करता है, ये करता है आपका लीवर को संक्रमित करता है। ठीक है, और इसमें जो आयराइटिस क्या है, आयराइटिस आंख के सूजन में संबंधित है। जो आंख में जो सूजन हो जाती है वो आयराइटिस है। ठीक है, अब यहाँ पर गैस्ट्राइटिस क्या है, तो ये पेट की सूजन से संबंधित है। ये किसकी है, ये पेट की सूजन से संबंधित है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वो किया जाता है आपकी पुतली के द्वारा। किसके द्वारा, पुतली के द्वारा, क्योंकि पुतली आंख का वह हिस्सा है जो आंखों में पहुंचने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है तथा आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। क्या, आंखों को, मतलब आंखों के रंगों के लिए जिम्मेदार होता है, जो आंखों में पहुंचने वाले प्रकाश को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है। तो छाती के जो आसपास की हड्डियों को वो कहा जाता है आपकी रिब्स। तो रिब्स को क्या बोलते हैं, पसलियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पसलियां। रिब्स को पसलियां बोलते हैं। या तो आपको रिब्स पाया जाएगा या फिर पसलियां पाया जाएगा, तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर होगा। ठीक है, चलिए रिब्स को इंग्लिश में, मतलब पसलियों को इंग्लिश में रिब्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये पसलियां लंबी चापदार हड्डियां होती हैं। इनसे पसली पिंजर बना होता है। क्या बना होता है, जैसे इस तरह की बनी होती हैं, इस तरह की बनी होती हैं, तो इससे क्या बना होता है, पिंजर बना होता है। यह बच्च गुहा को सुरक्षित रखती हैं। जो अंदर आपका बच्च गुहा है उसको सुरक्षित रखती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, अगला क्वेश्चन है कि चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है। जो चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता वो क्या है, वो है आपका मोतियाबिंद। क्योंकि ये तीनों के तीनों चश्मा से ठीक किए जाते हैं, लेकिन मोतियाबिंद है उसे चश्मा आप टेस्ट भी करा लो तो मोतियाबिंद ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा फैक्ट है, क्योंकि मोतियाबिंद आंखों का सामान्य रोग है। क्या है ये, मोतियाबिंद है जो आंखों का सामान्य रोग है, जो 55 से 60 वर्ष से अधिक लोगों के लिए होता है ये। ठीक है, इसका इलाज शल्य किया है, क्योंकि इसका इलाज शल्य क्रिया है। ठीक है, लेंस के धुंधपन को ही मोतियाबिंद कहते हैं। जो लेंस में जो धुंधलापना हो जाता है उसको ही मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है। तो वो कौन सी धातु है, वो है धातु आपकी सोडियम और पोटेशियम। कौन सी है, सोडियम और पोटेशियम है। ठीक है, क्योंकि इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। हर समय इनको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि इसको जब हवा में रखेंगे हम तो इन दोनों में आग लग जाती है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम दोनों ही मृदु मतलब मुलायम धातु हैं। इनका जो घनत्व भी अल्प मतलब कम होता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका सोडियम और पोटेशियम। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो वो सबसे ज्यादा किस में होती है, वो होती है आपकी निर्वात में। किस में होती है, निर्वात में। अच्छा, निर्वात में कितनी होती है, निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है आपकी निर्वात में। ठीक है, पानी में कितनी होती है, तो पानी में हम आपको बता दें तो पानी में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब कांच में
कांच में होती है आपकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़े फैक्ट हैं, फैक्ट में बता दूं कि निर्वात की तुलना में हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो 0.03% कम, और पानी में भी हम आपको बता दें तो 25% की कमी, तथा कांच में 35% की कमी होती है, ठीक है। ये भी आप नोट करते जाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, निर्वात में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? अगला क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या है? तो किसी पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और पृथ्वी पर इसका भार क्या है? तो आपको बता दें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 98 न्यूटन। अब इसका जो राइट आंसर 98 न्यूटन हो जाएगा। किसी पिंड का द्रव्यमान उसमें निहित पदार्थ का मात्रा होती है, ठीक है, ये भी आपको पता है। तो किसी पिंड का जो द्रव्यमान निहित रहता है ये भी आपको पता है। तो आपका भार बराबर मतलब W बराबर क्या होता है? mg होता है। तो m आपको कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। g का मान कितना होता है? 9.8 होता है। तो आप रख दीजिए यहाँ पर। तो W बराबर कितना होता है? W बराबर 10 × 9.8 बराबर 98 किस में रखेंगे? इसके न्यूटन में रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 98 न्यूटन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीनी मिट्टी के बर्तन। अब चीनी मिट्टी के बर्तन, इसका जो रासायनिक जलयुक्त एल्यूमिनो सिलिकेट, मतलब इसका जो सूत्र होता है वो होता है Al2.O3, ठीक है, 0.2SiO2.2H2O, ठीक है। किसका होता है ये होता है आपका एल्यूमिनो सिलिकेट का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्यूमिनो और सिलिकेट, ठीक है, सिलिकेट का, एल्यूमिनो सिलिकेट का होता है, ठीक है। चलिए इसमें दूसरा पॉइंट है जैसे चीनी के बर्तनों का प्रयोग हम जैसे प्याले बनाने के लिए, कटोरी है, थाली है, अस्पतालों में जो काम किए जाने वाले जो सामान है वो सारे के सारे, बिजली के पृथककारी जो इंसुलेटर है, जो मोटर गाड़ियों के स्पार्क प्लग, ताप सह ईंटों इत्यादि में प्रयोग किया जाता है चीनी के मिट्टी के बर्तन, ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे कि एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो एक एकल आकृति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो वो क्या आ जाता है आपका टोन, स्वर और तान, ठीक है। क्या कहा जाता है? टोन, स्वर और तान। जैसे टोन एक निश्चित आवृत्ति है जिसे हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो जिसे हम सुन सकते हैं वो एक निश्चित आवृत्ति है। तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? तो तरंग दैर्ध्य मैं आपको बता दूं, तरंग दैर्ध्य इस तरह से चलती है। किस तरह से? इस तरह से चलती है। तो यहाँ पर ये होती है आपकी तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो ये तरंग दैर्ध्य अब आयाम होता है, अब आयाम है, इसमें एक आयाम आया है। तो आयाम क्या होता है? तो आयाम तरंग के किसी कण द्वारा उसकी मध्यमान स्थिति से एक तरफ अधिकतम विस्थापन का आयाम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टोन, स्वर और तान, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? अगला क्वेश्चन पूछा हमसे कि निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो विद्युत धारा का जो पता लगाता है वो आपका क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है, जो विद्युत धारा का पता लगाता है, ठीक है। अब एमीटर क्या होता है? एमीटर किस काम आता है? तो एमीटर होता है आपका विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु यंत्र होता है। जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने यंत्र, ठीक है। अब यहाँ पर वोल्टेज है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर किसके काम होता है? तो जो किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है, ठीक है। क्या है? विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है यहाँ पर इलेक्ट्रोमीटर। जो इलेक्ट्रोमीटर है वो क्या है? विद्युत आवेश मापने का यंत्र है। ये क्या है? ये विद्युत आवेश मापने का यंत्र है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 22 क्वेश्चन थे जो रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस क्वेश्चन 2018 में
आरआरसी रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस क्वेश्चन 2018 में जो पूछे गए हैं, जो साइंस मतलब हमारी जो क्लास है जो डेली आती रहेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आपको ये पता है तो कि ग्रुप डी में जो साइंस का जो टारगेट रहा है वो आपका 25 में से 25 रहा है, ठीक है। तो जो हम वीडियो ला रहे हैं वो वीडियो आपकी जो रेलवे ग्रुप डी मतलब 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हम डेली लाया करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।